हेलो गाइस, दिस इज जूलॉजिस्ट एके एंड आई एम हियर टू टॉक अबाउट प्रेसिपिटेशन। सो क्या होते हैं प्रेसिपिटेट? हम केमिकल रिएक्शंस में पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। जब हम प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं मीन्स वो इनसोल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म होते हैं जब हमारा रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट कन्वर्ट होता है। तो जो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है ये हमारे एंटीजन और एंटीबॉडी भी परफॉर्म करते हैं। तो इस टेक्निक को हम यूज़ करते हैं इम्यूनोलॉजी में, ताकि हम स्टडी कर सकें कि ये एंटीजन एक पर्टिकुलर सेल ने सिंथेसाइज किया है या नहीं। अगर किसी को कोई पर्टिकुलर डिजीज़ है तो उसके अगेंस्ट हम ये मान लो हम ये आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि पेशेंट जो है वो मलेरिया से सफ़र कर रहा है या डेंगू से सफ़र कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट हम एंटीबॉडी उसको देंगे, उसकी सेल कल्चर करेंगे और उसको हम एंटीबॉडी देंगे। तो उससे हमें क्या होगा, अगर एंटीबॉडी बाइंड हो जाती है उस पर्टिकुलर एंटीजन से तो हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये मलेरिया के सिम्टम्स हैं, क्योंकि जो हमारा एंटीजन है वो मलेरिया से रिलेटेड है। तो एक पर्टिकुलर एंटीजन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का यूज़ करते हैं। तो क्या होता है प्रेसिपिटेशन में, जो हमारा एंटीजन है और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है वो फॉर्म होता है। वैसे तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स हमेशा ही फॉर्म होगा जब भी हमारा कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करता है, बट प्रेसिपिटेशन का मतलब ही प्रेसिपिटेट ही क्यों फॉर्म होते हैं? प्रेसिपिटेट तब फॉर्म होते हैं जब हमारा एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है तो वो एक लार्ज स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज होती हैं और बहुत सारे एंटीजन होते हैं जो इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड इज इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी। जब दोनों बाउंड होते हैं तो एक लार्ज कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से वहां पे इनसोल्युबिलिटी आ जाती है। तो इनसोल्युबल जो प्रेसिपिटेट है वो किस वजह से फॉर्म होते हैं? जब भी हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन करवाते हैं तो हम ऐसे मीडियम में करवाते हैं जिसमें क्या होती है, हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं लाइक सोडियम क्लोराइड वगैरह, और एक ऑप्टिमम पीएच और एक टेम्परेचर लेते हैं जिसपे हमारी डिफरेंट आयंस की वजह से और साल्ट के साथ रिएक्शन करके ये इनसोल्यूबल जो हमारे इनसोल्यूबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो इन प्रेसिपिटेट को हम सेपरेट आउट कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने पर्टिकुलर एंटीजन्स को। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है? हमारी एंटीबॉडीज जो हम यूज़ करते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में वो बाईवैलेंट होनी चाहिए। बाईवैलेंट मतलब कि वो हमारे दो एंटीजन से बाइंड होनी चाहिए। हमें पता है कि एक हमारी हैवी चेन होती है, एक वेरिएबल लाइट चेन होती है, एक वेरिएबल हैवी चेन होती है। और ये जो हमारी वेरिएबल लाइट और वेरिएबल हैवी चेन्स होती हैं दोनों क्या फॉर्म करती है? एंटीजन बाइंडिंग साइट। तो हमारी एंटीबॉडी बाईवैलेंट होती है। एंटीजन हमारा बाईवैलेंट भी हो सकता है, पॉलीवैलेंट भी हो सकता है, पर यहाँ पे पॉइंट नोट करने का क्या है कि जो एंटीजन है हमारा वो जो भी एपिटोप कंसिस्ट कर रहा है वो सेम एपिटोप होना चाहिए। और ये जो हमारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है वो सेमी सॉलिड सरफेस पे क्यों परफॉर्म की जाती है? क्योंकि ये हमारे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो है वो एक दूसरे से बाइंड करेंगे, और जो वो बाइंड कर जाएंगे तो वो हमारे सॉलिड सरफेस पे तो नहीं कर सकते और एक कॉम्प्लेक्स नहीं फॉर्म कर सकते, इसलिए हम सेमी सॉलिड सरफेस यूज करते हैं लाइक अगार मीडिया और नॉन जेल सरफेस स्पोर्ट। यहाँ पे सेलुलोज एसीटेट का यूज करते हैं एज ए नॉन जेल स्पोर्ट। यहाँ पे हमारे जो एंटीजन है वो सोल्यूबल होते हैं, क्योंकि वो जब एंटीजन सोल्यूबल होंगे तभी वो मीडियम में मतलब डिजोल्व होके तभी वो अपनी एंटीबॉडी से जाके बाइंड होंगे। और यहाँ पे जो हम एंटीजन यूज करते हैं वो लार्ज साइज के होते हैं। और यहाँ पे जो एंटीजन एंटीबॉडी है वो एक क्रॉस लिंक फॉर्म करती है। हमें पता है जब एंटीजन और एंटीबॉडी जो एक दूसरे के साथ जब बाइंड करती है तो वो नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन होता है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन के थ्रू या फिर वेंटल वायर इंटरेक्शन के थ्रू वो बाइंड करती है, बट वो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं फॉर्म करती। यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है एंटीजन एंटीबॉडी की वो इक्वल होनी चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होगा। इलेक्ट्रोलाइट की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे सोडियम क्लोराइड की, क्योंकि हमें उसको इनसोल्यूबल एज ए इनसोल्यूबल कॉम्प्लेक्स हमने एक्सट्रैक्ट करना है आइडेंटिफाई करने के लिए एक पर्टिकुलर एंटीजन को। जो एंटीजन एंटीबॉडी से रिलेटेड जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं उनकी स्टडी की थी मैरक ने 1934 में। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने डिफरेंट टेस्ट ट्यूब यूज़ की थी और डिफरेंट टेस्ट ट्यूब में उन्होंने क्या किया था, अलग अलग कंसंट्रेशन यूज़ की थी किसकी? एंटीजन्स की, और उनमें एंटीबॉडीज़ यूज़ की थी। उन सब जो हमारी टेस्ट ट्यूब्स थी उनमें एंटीबॉडी ऑलरेडी प्रेजेंट थी, बट उन्होंने एंटीजन की कंसंट्रेशन अलग अलग रखी थी टू आइडेंटिफाई द फॉर्मेशन ऑफ दिस एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, जिसको हम एंटीजन एंटीबॉडी लैटिस भी पढ़ते हैं। तो जो ये एंटीजन एंटीबॉडी लैटिस है या फिर कॉम्प्लेक्स है, इसकी फॉर्मेशन को स्टडी करने के लिए यहाँ पे ऐसा किया गया था मार्क के थ्रू, और फिर उनका जो रिजल्ट आया था उसको उन्होंने एक ग्राफ की फॉर्म में यहाँ पर मतलब
उसको उनको एक ग्राफ के फॉर्म में ड्रॉ किया था। तो उन्होंने क्या पाया था कि जहाँ पे एंटीबॉडी एक्सेस में है वहाँ पे भी एंटीजन एंटीबॉडी लैटिस जो है वो नहीं फॉर्म होता है, और जहाँ पे एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों की कंसंट्रेशन, एंटीजन एंड एंटीबॉडी दोनों की कंसंट्रेशन जो है वो सेम है, तो जितनी भी एंटीजन है और वो जो जितनी भी एंटीबॉडी है वे एक दूसरे के साथ क्या हो जाती है, बाइंड हो जाती है और एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देती है। तो ये हमेशा किस पे होता है, इक्विवेलेंस जोन पे ही होता है। और जहाँ पे एंटीजन हमारा एक्सेस में है बट एंटीबॉडी हमारी लेस कंसंट्रेशन में है, तो वहाँ पे भी हमारा एंटीजन एंटीबॉडी लैटिस नहीं फॉर्म होता। तो यहाँ से एक पॉइंट क्लियर होता है कि जो हमारा एंटीजन एंटीबॉडी लैटिस है या फिर हमारे जो प्रेसिपिटेट हैं वो ओनली एंड ओनली तब फॉर्म होते हैं जब हमारा जोन ऑफ इक्विवेलेंस होता है। जोन ऑफ इक्विवेलेंस मीन्स कि जहाँ पे हमारी एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों की कंसंट्रेशन सेम होती है। जो हमारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है इस पर डिफरेंट टेक्निक्स बेस्ड होती हैं, लाइक इम्यूनो डिफ्यूजन, इलेक्ट्रो इम्यूनो डिफ्यूजन, एंड हम केमिस्ट्री में भी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए एक केमिकल सब्सटेंस में इम्यूनो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का यूज़ करते हैं। तो हम इन जो टेक्निक्स को हम अपनी अपकमिंग वीडियोस में स्टडी करेंगे। आज हम जनरली स्टडी करते हैं कि हम किस प्रिंसिपल पे बेस्ड इन टेक्निक्स मतलब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को यूज़ करते हैं। हमें पता है कि हमें जो एंटीजन है वो पर्टिकुलर एंटीबॉडी से ही जाके बाइंड होगा, और या फिर हमारी एक एंटीजन के लिए एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी होती है। तो हमें यहाँ पे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का यूज़ कर सकते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए एक पर्टिकुलर एंटीजन को एक गिवन सेल और टिश्यू में। मान लो हमें आइडेंटिफाई करना है कि इस सेल ने इस पर्सन की बॉडी में कौन सा हमारी एंटीबॉडी फॉर्म हो रही है, तो उस से रिलेटेड हमारा एंटीजन भी उसके सेल या टिश्यू में प्रेजेंट होगा। तो हम क्या करेंगे, उसकी सेल और टिश्यू को हम कल्चर करेंगे तो वो एंटीजन सिक्रेट करेंगी वो सारी सेल्स। तो उनके अगेंस्ट हम सिम्टम्स देख के हम क्या देंगे, एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एंटीबॉडी को सबसे पहले एक सॉलिड स्पॉट पे अटैच करेंगे, क्योंकि अगर वो सॉलिड स्पॉट पे अटैच नहीं है तो वो एंटीजन से जाके कैसे बाइंड करेगी। तो यहाँ पे हम सॉलिड स्पॉट यूज़ करते हैं, लाइक सिंथेटिक बीड यूज़ करते हैं, या फिर हम यहाँ पे उसकी बाइंडिंग के लिए उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे हम सिंथेटिक बीड का यूज़ कर रहे हैं। अगर सिंथेटिक बीड का यूज़ नहीं कर रहे तो जो हमारा एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है, पहले हमारा जो एंटीजन है वो प्राइमरी एंटीबॉडी से बाइंड होगा, फिर उसके बाद हम सेकेंडरी एंटीबॉडी यूज़ करेंगे जिसकी वजह से हमारा लार्ज कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा, ताकि हम उसको सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद एज ए प्रेसिपिटेट हम उसको सेपरेट कर सकें। फिर तो या तो सिंथेटिक बीड या फिर हम सेकेंडरी एंटीबॉडी दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं अपने प्रेसिपिटेट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। फिर हम सेंट्रीफ्यूगेशन करवाते हैं जिसकी वजह से प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाते हैं। फिर क्या करते हैं, हम जो हमारा जिस टेस्ट ट्यूब में हमारे प्रेसिपिटेट फॉर्म हुए होते हैं उसको हम उसके अगेंस्ट हम एक मैग्नेट यूज़ करते हैं। उस मैग्नेट की वजह से वो एक जो हमारी कंसंट्रेट होके आते हैं प्रेसिपिटेट, और फिर हम उनको कलेक्ट कर लेते हैं। मान लो हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर जो एंटीजन है वो सिंथेसाइज किया जा रहा है पर्टिकुलर सेल और टिश्यू के थ्रू या नहीं। तो उसको एक एक्सटेंसिव स्टडी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रेडियो आइसोटोप्स यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, ताकि हम उनको डिटेक्ट कर सकें कि ये पर्टिकुलर सेल ने सिंथेसाइज किए हैं या नहीं। कैसे करते हैं हम, सबसे पहले हम सेल लेते हैं। मान लो एक पर्सन है जिसको डेंगू हो चुका है और हमें पता है कि भाई उसमें ये हमारा प्रेजेंट है, तो हम डेंगू वायरस प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, हम सेल को उसकी सेल को एक्सट्रैक्ट करेंगे और उनको कल्चर करेंगे। उस कल्चर मीडियम में ही हम कुछ रेडियो एक्टिव अमाइनो एसिड भी डालेंगे ताकि वो उस एंटीजन से जाके बाइंड हो सके, ताकि हम उस एंटीजन को बाद में डिटेक्ट कर सकें। तो यहाँ पे जो रेडियो एक्टिव अमाइनो एसिड मतलब बेसिकली यूज़ किए जाते हैं वो होते हैं ल्यूसीन, सिस्टीन एंड मिथेनाइन। यहाँ पे मिथेनिन का यूज़ और सिस्टीन और ल्यूसीन का यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि ये मेटामोलिक मॉडिफिकेशन कम शो करते हैं। तो ये जब हम इन दोनों को कल्चर करेंगे तो हमारा जो एंटीजन होगा वो बाइंड हो जाएगा रेडियो एक्टिव लेबल्ड अमाइनो एसिड से। फिर इस कल्चर को, उस सेल को जिसमें ये हमारा एंटीजन प्रेजेंट है, जो ऑलरेडी एक अमाइनो एसिड से बाउंड है, 1 से 2 से या 3 से, जो हमारे रेडियो लेबल्ड है, उस सेल को हम क्या करेंगे, लाइसिस आउट करेंगे ताकि ये हमारे एंटीजन क्या हो जाए, बाहर आ जाए। फिर उसके बाद हम उसको एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स देंगे और वो हमारी प्राइमरी एंटीबॉडी होगी, ताकि वो उस पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट ही देंगे। अगर हमें सिम्टम्स दिख रहे हैं मलेरिया के तो हम मलेरिया के अगेंस्ट एंटीबॉडी देंगे, अगर हमें डेंगू के दिख रहे हैं तो हम डेंगू के अगेंस्ट एंटीबॉडी देंगे। उसके बाद हम एंटीबॉडी देंगे जिसकी वजह से वो स्पेसिफिक एंटीबॉडी स्पेसिफिक एंटीजन से जाके बाइंड हो जाएगी। और वो एंटीजन क्या कंसिस्ट कर रहा है, यहाँ पे वो एंटीजन कंसिस्ट कर रहा है कुछ रेडियो लेबल्ड या रेडियो एक्टिव अमाइनो एसिड्स। फिर
सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन में बेसिकली हमारे प्रेसिपिटेट फॉर्म करने के लिए ही की जाती है, हमारे प्रेसिपिटेट फॉर्म करने के लिए की जाती है। और फिर उन प्रेसिपिटेट को कलेक्ट कर लेंगे। कलेक्ट करने के बाद हमारे कुछ अमाइनो एसिड होंगे जो फ्री स्टेट में प्रेजेंट होंगे, उसको रिमूव करने के लिए हम वॉशिंग करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, उसको सिंटिलेशन में काउंटर में भी हम काउंट कर सकते हैं कि जो हमारा एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है वो कितना फॉर्म हुआ है, या फिर हम ये देखना चाहते हैं कि सेल ने कितना सिंथेसाइज किया है वो एंटीजन प्रोटीन। फिर हम क्या है, जो हमारा एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है उसको डिस्ट्रप्ट करने के लिए सोडियम डोडिसाइल सल्फेट का यूज करेंगे, हीट का यूज करेंगे। क्यों क्यों कर रहे हैं हम उसको डिस्ट्रप्ट, ताकि हम उसको जेल में रन करवा सके। अगर वो डिस्ट्रप्ट नहीं होगा तो वो एक कॉम्प्लेक्स होगा तो वो रन नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमें पता है जेल में रन कैसे करते हैं, हमारा जो जितना स्मॉल साइज का है वो जितना फास्ट मूव करता है, जिसका मोलिकुलर वेट ज़्यादा होता है वो स्लो मूव करता है।